हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम सबसे पहले संधि देखेंगे। जो सी सैट के लिए लास्ट मिनट टिप्स है हमारी, उसमें हिंदी को देख रहे हैं। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मेनली 3 प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग मतलब ये 2 बिंदु वाला। स्वर संधि के ये 5 प्रकार होते हैं जिनसे क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। तो हमको ये एक बार देख लेना है और फिर इसमें कैसे ट्रिक देखनी है वो ध्यान रखेंगे। देखो, एक हो गया दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। क्या नाम है? ये सीक्वेंस में याद रखना है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखो। इन तीनों को हम एक साथ करेंगे और फिर यड़ और अयादि अलग करेंगे। दीर्घ, गुण, वृद्धि। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मिलकर बन रहे हैं। तो कोई भी अगर शब्द लिखा है, जैसे मान लो परम लिखा है और अवतार लिखा है, तो यहाँ का जो आखिरी जो लेटर होगा वो और यहाँ का जो पहला पहला लेटर होगा वो, उनको मिला देंगे हम आपस में, तो वो एक नया शब्द मिलकर बन जाएगा। संधि हो जाएगी, यानी कि शब्द जुड़ जाएंगे 2 अलग अलग। ठीक है। तो अब इधर क्या देख रहे हैं हम, जब छोटा आ और छोटा आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटा आ बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ, और जब 2 बड़े आ मिलेंगे तब भी बड़ा आ। तो दीर्घ काफी इजी है, इसमें बन क्या रहा है कुल मिलाकर? बड़ा आ। तो यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि परमा अवतार में कौन सी संधि है, तो इसका थोड़ा संधि विच्छेद कर देखना। परम प्लस अवतार निकलेगा, यानी कि माँ के साथ छोटा आ रहा है और इधर भी छोटा आ है अवतार का, तो यहां पर बड़ा आ बन जाएगा और ये परमा अवतार किसका उदाहरण हो जाएगा? दीर्घ संधि का। ठीक है। अब गुण में आएंगे तो यहां पर भी हम सेम लेंगे। छोटा आ और बड़ा आ एक तरफ, दूसरी तरफ इनके बाद के जो आते हैं, ठीक है, इनके स्वर याद है ना बचपन में, तो ई जब आएगा तो वो मिलकर क्या बनाएगा? ए। और इसके आ के साथ जब उ आएगा तो क्या बनेगा? ओ। और जब आ के साथ री मिलेगा तब क्या बनेगा? अर। अब उदाहरण देख लो। पूछा भी गया है कि देवेंद्र जो है ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो एक तरफ आएगा देव, एक तरफ आएगा इंद्र। वा में छोटा आ जाएगा क्योंकि एक तरफ छोटा आ और बड़ा आ की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अगर छोटा ई और बड़ी ई होगा तो क्या आएगा? ए। ए में कौन सी एक सिंगल मात्रा लगती है, तो देवेंद्र आ गया। ठीक है। उसके बाद एक तरफ छोटा आ बड़ा आ, दूसरी तरफ ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा? ओ। तो जल प्लस उदय मिलकर क्या बनेगा? जल उदय। ठीक है। ओ आ जाएगा, ओ। ठीक है। उसके बाद जब री आ जाएगा तो क्या बनेगा? एक तरफ छोटा आ है एक तरफ री है तो अर बनेगा, देवर्षि। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जलोदय, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि अच्छा इसमें ओ आता है, जब छोटा आ बड़ा आ छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलता है तो ओ आता है, तो ये हमारा गुण संधि का उदाहरण होगा। ठीक है। अब वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में क्या होता है देखो, वृद्धि में क्या होगा, एक तरफ फिर से छोटा आ बड़ा आ ही रहेगा, फिर क्या आएगा? फिर ए और ओ आओ। ठीक है। ये वाले जो 2 यहां पर थे इनको हम ले आएंगे मिलाकर यहां पर, और बनाएंगे किसको? वृद्धि हो रही है तो जो बड़ा वाला है वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सदा, यानी कि यहां पर बड़ा आ लग रहा है, और एव। ठीक है। तो बनेगा क्या? बनेगा लेकिन अय। ठीक है। बनेगा क्या? अय, यानी कि मात्रा यहां पर 2 वाली लगेगी, तभी हम लिखते क्या है? सदैव। तो कैसे याद रख सकते हो? जहां पर एक मात्रा लग रही हो, जहां पर एक मात्रा लग रही हो तो वो गुण के चांसेस होंगे। जहां पर ये वाली मात्रा लग रही हो, अय वाली, तो वहां पर क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। जहां पर सिर्फ सिंपल हम देख रहे हैं कोई ऐसी मात्रा नहीं लग रही है, बड़ा आ रहा है संधि विच्छेद करने में, तो वो हमारा दीर्घ संधि होगी। ठीक है। जहां पर ओ की मात्रा लग रही है वो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। जहां पर औ आ रहा है वो हमारा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। और अर जहां पर निकल रहा है वो भी हमारा गुण हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया है, याद रखने के लिए इजी। जैसे अब देवेश शब्द आ जाए आपके सामने, देवेश, तो कौन सी संधि होगी? गुण होगी ना, क्योंकि ए आ रहा है। ठीक है। और अय अगर आ रहा होता, सदैव आ रहा होता, तो वो वृद्धि संधि होगी। ऐसे ही पूछते हैं। फिर यड़ और अयादि को याद कैसे रखोगे? इसमें ये क्या मर्ज कर दिए हैं, इसमें अब आ वाला जो था एक साइड पर वो खत्म हो गया है, अब एक साइड पर हो गया है ई उ और री, ये आ गए हैं। ठीक है। ये आ गए, इसके साथ कोई भी असमान स्वर हो, आ हो, कोई भी दूसरा हो, कोई भी दूसरा स्वर होगा तो बनेगा क्या? जब ई के साथ जुड़ेगा कोई भी दूसरा स्वर तो बनेगा या, उ के साथ वा, री के साथ रा। ठीक है। तो ये स्वागत। ठीक है। ये स्वागत क्या बन रहा है? ये यड़ संधि है। तो वा जब आएगा या फिर या आएगा या फिर रा आएगा तो कौन सी संधि के चांसेस होंगे? यड़ संधि के। लेकिन अब ए आए और ओ औ के साथ कोई भी असमान यानी कि दूसरा कोई स्वर मिलेगा तब क्या बनेगा?
आय और आय, यानी कि ए के साथ आय बन रहा है और आय के साथ आय बन रहा है, ओ के साथ अव और औ के साथ आव। तो जब पेपर में देखोगे कि नयन लिखा है या फिर नायक लिखा है, भवन लिखा है, तब क्या बनेगा, तब हमारी अयादि संधि होगी। देखो अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ पर तो हमारा वा भी आ रहा है, तो ये वा हमारा यड़ संधि क्यों नहीं होगा, ठीक है, अयादि क्यों होगा। तो वो थोड़ा सा हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको संधि विच्छेद भी आना चाहिए, ठीक है। संधि विच्छेद कैसे करा जाता है बेसिक से अगर हम देखें तो ये वाली ट्रिक हमारी काम हो जाएगी, एलिमिनेट करके कर लोगे, ठीक है। इतना देख लिया। अब आते हैं समास में। समास बहुत ही आसान होता है। समास मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, संक्षेप में करना। इसके 6 प्रकार हैं, सारे प्रकार नहीं देखेंगे लेकिन कुछ कुछ देखेंगे। एक होता है अव्ययी भाव समास। जो अव्यय होता है ना, अव्यय क्या होता है, जो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। जैसे प्रतिदिन में प्रति, आजीवन में आ, यथाशक्ति में यथा। तो ये जहां पर लगेगा आगे भाग में तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव हो गया, इनको छोड़ दो, तत्पुरुष और कर्मधारय, क्योंकि इनको थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ता है। हम द्विगु देखेंगे। द्विगु क्या होता है, द्विगु मतलब जहां पर संख्या आ रही हो, चौराहा, त्रिकोण, तिरंगा, तो जहां पर संख्या से संबंधित जो होगा वो वाला हमारा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु, ठीक है। द्विगु यानी कि दो से, ऐसे याद रख लो, द्विगु दो लग रहा है तो वो दो संख्या है तो संख्या वाला। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व, द्वंद्व वो होगा जहां पर डैश से कनेक्टेड होंगे, पाप पुण्य, माता पिता, सुख दुख, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, आसान है। फिर बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास ये होता है कि अगर तुम इसको मिलाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 शब्द होंगे तो उनका अर्थ अलग होगा, ठीक है। एक लंबा है प्लस एक है उदर, ठीक है। लेकिन जब ये मिलकर बनेगा शब्द, नया शब्द बनेगा, उसका कुछ नया ही अर्थ हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकल आएगा, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसका पर्यायवाची है, लंबोदर है गणेश जी का, ठीक है। तो लंबा उदर, उदर मतलब पेट वाले, तो ये 2 अलग अलग शब्द की मीनिंग अलग है कि पेट हो गया, एक लंबा हो गया, लेकिन जब लंबोदर बना तो वो क्या हो गया, वो हो गया गणेश जी, ठीक है। इसीलिए ये जो है कि बहुव्रीहि समास आता है जब अर्थ डिफरेंट हो जाए। तो ये चारों समास याद रख लोगे, एक अव्ययी भाव, एक द्विगु, एक द्वंद्व और एक बहुव्रीहि। तो इससे हमारा थोड़ा बहुत एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आता है हमारा तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव को हम कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक ये होती है, तत्सम पहली बात तो जो पुराने शब्द होते हैं, जो संस्कृत के ओरिजिनल शब्द होते हैं वो, और तद्भव उन्हीं का जो रूप आगे चलकर लोग बोलते रहे और उसको थोड़ा सा ओरिजिनल से डिफरेंट कर दिया, ठीक है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करने लगे। तो कठिन होती है संस्कृत की नहीं, तो ये वाले जो कठिन वाले लेटर्स हैं, जैसे च श, जैसे ये छ श श्र व री त्र, इसमें ये वाले जो होंगे ये हमारे तत्सम होंगे। इसको भी एलिमिनेट करने के लिए हम आंसर में यूज कर सकते हैं, तो हमारा टिक हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद एक चीज हम और यहाँ पर देखेंगे जो है क्रिया। क्रिया से क्वेश्चन आते हैं। ये हमने चारों चीजें देखने के बाद क्रिया देख लेते हैं। देखिए, तो क्रिया देख लेते हैं। क्रिया की अंग्रेजी हो गई वर्ब, ठीक है। तो ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसको हमें टिक कैसे करना है, हमारा सही हो जाना चाहिए कुल मिलाकर। आसान होता है, एग्जाम्पल से बताती हूँ, ठीक है। अकर्मक जिसमें कर्म ना आता, ठीक है, और सकर्मक यानी कि कर्म के साथ वाला, ठीक है। अब जैसे लिखा है मैंने कि राम सुन रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है। राम जो है वो सुन रहा है, करता है यानी करने वाला है, और सुन रहा है ये क्रिया हो गई, कर्म इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंदर कूद रहा है, ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्रिया हो गई और कर्ता हो गया, कर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं सकर्मक जिसमें कर्म होगा वो। अब मान लो गीता ने जीवन बदल दिया, तो यहां पर जीवन, ठीक है, ये कर्म है, जीवन को बदल दिया। उसके बाद राधा ने पानी पिया, राधा ने क्या पिया, पानी पिया, तो कर्म हमारा पता चल रहा है, ठीक है। कई बार क्या से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कर्म निकल आता है, ठीक है। हिरण ने या फिर हितेन ने मुरली बजाई, तो हितेन ने क्या बजाई, मुरली बजाई, तो वो हमारा कर्म हो गया। तो जहां पर हमारा कर्म निकल रहा है वो होगा सकर्मक, यानी कर्म के साथ सकर्मक। जहां पर कर्म नहीं है वो अकर्मक हो जाएगा, कर्म के बिना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद कुछ इसके जो पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, कुछ और प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है प्रेरणादायी, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कर होती है एक।
अब प्रेरणार्थक, इतनी हिंदी तो आती है ना, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरित करने वाला, ठीक है, कि मैं आपसे कह रही हूं कि किताब पढ़ो, मैंने आपसे किताब पढ़वाई, ठीक है, तो पढ़वाई गई मेरे द्वारा आपसे, तो आप प्रेरणा से कोई काम कर रहे हैं, प्रेरित होकर कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षक ने आपसे या फिर राम से किताब पढ़वाई, तो वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो गया। एक क्रिया होती है पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले बीत चुका हो। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, जो काम एक खत्म हो गया हो और उसके बाद इमीडिएटली दूसरा काम होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, नहाकर मैंने भोजन किया, ठीक है, नहाकर भोजन किया या नहाकर दौड़ने चला गया, तो एक काम खत्म हुआ फिर तुरंत दूसरा शुरू हो गया, ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो गई कि एक चीज तुरंत इमीडिएटली खत्म होने के बाद नेक्स्ट शुरू हो गई। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको पूछा जाता है, वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम आ रहा है यहाँ पर, और नाम क्या होगा, संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की बात हो रही है, तो जहां पर नाम धातु होगी वहां पर ना शब्द जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपना से अपनाना बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ना वाला, ठीक है, ना एंड में जुड़ जाएगा। अपना शब्द है, सॉरी, अपना शब्द है तो अपनाना शब्द बन जाएगा, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया हमारा नाम धातु का। तो एक हमने क्रिया में देखा अकर्मक सकर्मक, दूसरा हमने देखा प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और नाम धातु, इतना देख लिया। अब हम थोड़ी सी इंग्लिश की ट्रिक्स देखेंगे। देखिए, दो चीजें जो बहुत पूछी जाती हैं वो है एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक पूछा जाता है एक्टिव पैसिव। तो इनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन हमें क्यों ही जानना है इतना। देखो, डायरेक्टली जब किसी से बात कही जाती है अपनी, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाती है, लेकिन जब उसको कोई तीसरा इंसान फॉरवर्ड करता है, कोई तीसरा इंसान बताता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है, बेसिक है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रही हूँ, यानी कि एग्जैक्टली वही बात कह रही हूँ जो कहा गया था, ठीक है, यानी कि यहां पर हमारा इन्वर्टेड कॉमा भी है और कॉमा भी है, जहां पर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आ जाएगा वो अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है, ये आपको पता है। अब जब हम किसी की बात को तीसरे इंसान को बताएंगे, या कि यानी कि तीसरे इंसान बनकर, देखिए इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनके बेसिक रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन को चारों को पढ़ोगे तो दो ऑप्शंस में आके एंड में कंफ्यूजन होगा, और उसमें हमारे थोड़े से बेसिक रूल्स जो है वो हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो अक्सर यही क्वेश्चन आता है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाता है और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए 2-3 रूल्स हैं। पहला रूल जो है, ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, कॉमा, ठीक है, ये जो मार्क्स हैं ये हट जाएंगे, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हम पास्ट में चेंज कर देंगे, जो ये सेंटेंस है इसको पास्ट में बदल देंगे। तीसरा रूल क्या है, जो प्रोनाउंस हैं, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अज लिखा है तो ये दे में बदल जाएगा। चौथा रूल क्या है, दैट शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से रूल्स हमको ध्यान रखने। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सारे ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, आई सेड टू हिम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर लिखा होता वाओ व्हाट अ डे, ठीक है, तो व्हाट अ डे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सजेस्टेड नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। और यहां पर अगर भी बीच में डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा होता प्लीज डू मी अ फेवर, तो हम यहां पर क्या लिखते, आई रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो ये वाले जो शब्द यहाँ के होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ये वाला सेंटेंस में ही वापस आ जाते हैं। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, तो आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, तो इन्होंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, दैट भी लगा दिया, अस को भी बदल दिया, सेड को सजेस्टेड कर दिया है, तो फिलहाल ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, इन्होंने लिखा है आई रिक्वेस्टेड हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक, पहली बात तो रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, ये गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस है आई टोल्ड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, चलो ये थोड़ा ठीक हो सकता है। फिर क्या है, आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक, पहली बात तो वी नहीं होगा और फिर सजेस्टेड के साथ टू नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना। तो इन दोनों सेंटेंसेस में मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा, हम सजेस्ट करेंगे किसी को कि लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, बताने से ज्यादा हम उसको सजेस्ट करेंगे, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे जो कि पूछा गया है, द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, तो डॉक्टर हमसे कोई बात कह रहे हैं तो ज्यादा उचित क्या होगा, डॉक्टर हमें एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं, तो हम पहले देखेंगे कहीं पर एडवाइस दिया है क्या, एडवाइस, हाँ एडवाइस दिया है तो ये सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी को ब्लाइंडली सही कर दो, हो सकता है आगे यहाँ पर गड़बड़ हो तो हमें इन्हीं में से किसी को चूज करना पड़े, ठीक है। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे,
पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई शुड टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो देखो यहाँ पर हमको आई की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट टू मी लिख दिया है, तो यहाँ पर टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने आई लिखा है। चौथा सेंटेंस पढ़ते हैं, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है, जहां पर मी ऑलरेडी आ गया तो वहां पर हमें आई दोबारा लाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम एक्टिव पैसिव देखेंगे। एक्टिव पैसिव क्या होता है? देखो एक्टिव और पैसिव थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जनरली पूछा क्या जाता है हमसे कि एक एक्टिव में दे दिया, पैसिव में उसको हमें कन्वर्ट करना है। कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं, जैसे एक हमने बचपन में सब्जेक्ट पढ़ा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पढ़ा है, तो एक्स का रूल याद रखना, सब्जेक्ट इधर आ जाता है, पैसिव कन्वर्ट करने में ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। दूसरा एक पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है लेकिन सब में सही नहीं होगा, बाई का प्रयोग हो जाता है पैसिव वाले में, ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं देखना होता, जो टेंस होता है उसका फॉर्म भी बदल जाता है, टेंसेस का फॉर्म चेंज हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे याद रखना कि अगर हमसे एक्टिव वॉइस में इज एम आर दिया हुआ है, ठीक है, तो जब ये पैसिव में लिखेंगे तो ये वाले के साथ हम प्लस क्या ऐड कर देंगे, इज एम आर प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमसे हैज, हैव, हैड, ये सिंपल ये तीन शब्द लिखे हुए हैं तो हम इसमें पैसिव में क्या ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे, हैज बीन, हैव बीन। लेकिन अब मान लो यहाँ पर हैज, हैव बीन, हैड, सबके साथ बीन यूज कर दिया गया एक्टिव में ही, तो जब हम पैसिव करेंगे तो क्या ऐड कर देंगे, हैज, हैव, हैड, बीन लिखे हुए हैं इनके साथ बीन, तो बीइंग वाला शब्द यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रख सकते हो। उसके बाद विल जब यहाँ यूज होगा एक्टिव में तो क्या यूज कर देंगे, इसमें विल बी ऐड कर देंगे पैसिव में, ठीक है। और बाकी सेम चलेगा कि विल हैव अगर यहाँ पर है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, विल हैव बीन। लेकिन यहाँ पर ही अगर विल हैव बीन है तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, ठीक है। सिंपल सा रूल है, इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। उसके बाद समवन गेव हर बुलडॉग, ठीक है, समवन गेव हर बुलडॉग, यहाँ पर शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, ठीक है, इसमें तो इन्होंने सेम ही इन्होंने चेंज नहीं किया, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब बुलडॉग वॉज गिवन टू हर, गेव हर है तो वो वॉज गिवन हो गया, ठीक है, गेव हर से क्या हो गया, वॉज गिवन, ये ठीक है। यहाँ पर हैज बीन कहाँ से आ गया, हैज बीन तो आएगा नहीं, यहाँ पर कोई हैज वगैरह लिखा है क्या, तो गलत हो गया। इज बीइंग, इज कहाँ से आ गया, जब यहाँ पर ही पास में दिया हुआ है तो इसको हम चेंज करते हैं तो ये भी गलत हो गया। ऑल्दो यहाँ पर बाई है लेकिन हम बाई से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, हम सेंटेंस में टेंस को भी देखेंगे। आ गया समझ में, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इससे एक्टिव पैसिव का काम चल जाएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना थोड़ा सा। अब हम बाकी चीजें देख लेते हैं। देखिए इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल के कुछ PYQs मैंने लिख रखे हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बस देख लो एक बार। सबसे पहले 80 से 90% इंडिविजुअल का जो वर्किंग आवर होता है वो किसमें लगता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो 80 से 90% एक व्यक्ति के वर्किंग आवर्स किसमें एंगेज होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद काइनेसिक्स क्या होता है, ये होती है स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी, फेस मूवमेंट्स, इनकी स्टडी को काइनेसिक्स कहा जाता है। कुल मिलाकर काइनेसिक्स हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि बोल कर रहे हैं, एक हम अपनी बॉडी मूवमेंट से या फिर जेस्चर्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हमारा काइनेसिक्स की कैटेगरी में आता है। एक आता है हैप्टिक्स, वो कम्युनिकेशन का प्रकार हैप्टिक्स में टा आ रहा है, टच से संबंधित होता है। जो प्रोक्सिमिक्स जो वो होता है जो स्पेस के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ऑल फैक्टरी नर्व्स पढ़ा होगा बायो में। ऑल फैक्टिक्स क्या होता है, स्मेल से संबंधित होता है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल जो है ये कम्युनिकेट करती है मैसेज को। फिर एक पॉइंट है मेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की ओपननेस का हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है, मेटा कम्युनिकेशन। कौन सी होती है, मेटा कम्युनिकेशन, फेसबुक वाला मेटा। उसके बाद लेटरल कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कम्युनिकेशन माना जाता है लेटरल कम्युनिकेशन को जो कि समय बचाता है और कोऑर्डिनेशन को भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज करता है, ठीक है। और साथ में ये किससे रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, ठीक है। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होगा, ऐसे वाला, तो ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी से संबंधित भी लेटरल कम्युनिकेशन है। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच देयर इज लाइकलीहुड ऑफ इमर्जेंस ऑफ अ
ग्रुप लीडर बट लोअर सेटिस्फैक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप। इस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? व्हील टाइप कम्युनिकेशन है। किस तरह का कम्युनिकेशन है? व्हील टाइप कम्युनिकेशन है, जहां पर एक ग्रुप लीडर तो एमर्ज होगा, चांसेस है कि एक ग्रुप लीडर आ जाए, लेकिन उसके जो सेटिस्फैक्शन होगा ग्रुप मेंबर्स का वो कम होगा। ठीक है। उसके बाद ग्रेप वाइन नेटवर्क से भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक इनफॉर्मल अनऑफिशियल चैनल होता है कम्युनिकेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जिस तरीके से इनफॉर्मल चैनल फॉर्म होता है वो। इसके कुछ कुछ प्रकार हैं, वो देख लेते हैं, कुछ ऐसा कठिन नहीं है। एक सिंगल स्टैंडर्ड चेन की ए से बी, बी से सी, एक सिंगल लाइन में चल रहा है, तो ये ग्रेप वाइन नेटवर्क का एक इनफॉर्मल प्रकार ये हो गया। गॉसिप चेन क्या हो गई कि सेंटर एक है, एक मोहल्ले की आंटी है, वही सबको गॉसिप दे रही है, ये गॉसिप चेन हो गई। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होती है कि इसमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है रैंडमली इंडिविजुअल्स के बीच में, कोई ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो होता। ठीक है। क्लस्टर के चेन क्या होती है कि आपने इन्फॉर्मेशन बताई अपनी मम्मी को, अपनी बहन को और अपने भाई को, लेकिन फिर आपकी मम्मी ने बताई आपकी मौसी को, फिर आपकी नानी को और पता नहीं किसको। ठीक है। फिर आपकी बहन ने उसके दोस्तों को बताया। समझ रहे? मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ लोगों को दिया, फिर वो लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो ये हो गया क्लस्टर चेन। देन एल्गोरिदम क्या है? ये एक प्रकार का मैकेनिकल सोल्यूशन है। क्या है? मैकेनिकल सोल्यूशन है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं कुछ कुछ, जो अगेन पूछी गई हैं, तो इनके नाम रट लो। ये 3-4 प्रकार हैं। एक है हमारा ह्यूरिस्टिक्स, एक है हमारा ट्रायल एंड एरर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज में एक ट्रायल एंड एरर है, फिर है ह्यूरिस्टिक्स, फिर है गट इंस्टिंक्ट्स, फिर है वर्किंग बैकवर्ड्स, फिर है मीन्स एंड एनालिसिस। कौन से 5 प्रकार हैं? ट्रायल एंड एरर, ह्यूरिस्टिक्स, गट इंस्टिंक्ट्स, वर्किंग बैकवर्ड्स, मीन्स एंड एनालिसिस। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हैं। हो सकता है डायरेक्टली टिक करने के लिए आ जाए। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था एरिक बर्ने के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक बर्ने के द्वारा। डिटोर प्रॉब्लम, इसका प्रयोग किया गया था कोलर के द्वारा। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोलर ने डिटूर प्रॉब्लम का प्रयोग किया था। ठीक है। ट्रांजैक्शन वाला एरिक बर्न थे, डिटूर प्रॉब्लम का प्रयोग कोलर ने किया था। डेल्फी मेथड जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से ग्रुप डिसीजंस पर आया जाता है। कैसे आया जाता है? सर्वे किया जाता है बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है। ये हमने कुछ वो देख लिए। अब मैथ्स को आप करेंगे तो ऑप्शंस से करने की कोशिश करना। बेसिक मैथ्स भी अगर आती है, फॉर्मूलेज नहीं भी आते हैं, तो भी ऑप्शंस को रखकर करने की कोशिश करना। एंड अगर नहीं हो रहा है तो स्विच कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में पेपर छूटने के चांसेस होते हैं और हमारा सीसैट में जो हम बीच में आकर मझधार में फंस जाते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना कि टाइम को सही यूटिलाइज करो, स्टार्टिंग से ही ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करना। कुछ फॉर्मूलेज जो अक्सर यूज हो जाते हैं, जैसे कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन, जो उनके 2 नंबर्स होते हैं A और B, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत काम आता है। ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम से संबंधित πr²h, ये फॉर्मूला याद रख लेना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बेसिक है लेकिन तब भी देख लो। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। परसेंटेज में ऊपर वही रहता है जो यहाँ पर होता है, लेकिन नीचे दोनों में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। टाइम एंड वर्क की बात करेंगे तो ये वाला बहुत आसान है, लेकिन मैं हमेशा स्किप कर देती थी। तो ये MDH/W, M है मैन, कितने हैं डेज, कितने हैं आवर्स, कितने हैं वर्क डन, ये एक साइड का फिर दूसरे साइड का। ठीक है। इजी फॉर्मूले ही लिखे हैं यहाँ पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा है। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। और A² - B² क्या होता है? A+B A-B। ठीक है। ये तो बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी फॉर्मूलाज की, लेकिन मैंने यहाँ बेसिक ही लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है मीन, मीडियन, मोड। ये आप पढ़ भी चुके होंगे, देख भी लो। मीन होता है एवरेज, मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू, जब सभी नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में लगा देते हैं। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट होगा वो मोड होगा। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है। ये इसको एक बार चेक कर लेना। एंड इसके साथ हमने कर लिया है, मैं ये PDF शेयर कर दूंगी ग्रुप में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिलैक्स रहिए, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।